बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लास 12th का हिस्ट्री चल रहा है, लेसन नंबर 7, और जिसके हमने 2 पार्ट अभी तक के देख लिए हैं, और उम्मीद है कि उसमें आप लोगों को जो समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में मालूमात हासिल किए थे? हमने देखा था जूनागढ़ जो हमारे भारत का एक हिस्सा था, उसको भारत में शामिल करने के लिए किस तरह से कोशिशें की गई और वहाँ के क्या हालात थे, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए। ठीक है, तो इसी तरह से अब आगे आज हमको जो अपना लेसन है अदम नौ आबादकारी से इंज़माम की तरफ, तो इसमें हम आगे जाएंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा पीछे रिवाइज करेंगे ताकि जो पिछली चीज़ें हैं उनसे आप ये सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ था। दूसरी जंग अज़ीम यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ममालिक एशिया अफ्रीका के आज़ाद हुए थे, और उन्हीं में से एक था हमारा मुल्क भारत। ठीक है, और हमने मालूमात हासिल किए थे कि जो अदम नौ आबादकारी थी, यानी इसे किसे कहेंगे कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके जो तमाम इख्तियारात थे, जो उनके कॉलोनीज़ थे, वो सब उन्होंने क्या कर दिए थे, मुकामी जो यहाँ के हुक्मरान थे उनके हाथ में हवाले करके गए। ठीक है, यानी कि मुकामी लोगों के हाथ में इख्तियारात सौंपना, इसको बोलेंगे हम अदम नौ आबादकारी। तो ये तो हो गया था। तो इसमें कैसा हो गया था, ये जब हुआ था, ये तमाम हालात चल रहे थे, उस वक्त हमने देखा था 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इस एक्ट में क्या रखा गया था, याद है आप लोगों को? 3 चीज़ें थी। एक क्या थी, चाहे तो आप भारत में शामिल हो जाओ, चाहे तो पाकिस्तान में हो जाओ, और चाहे आप आज़ाद रहो। यहाँ कैसा था, आज़ादी के टाइम पर बहुत सारी रियासतें थी और उनको इस तरह का इख्तियार दिया गया था आज़ादी से पहले, यानी कि आज़ादी के टाइम पे जो आज़ादी देने का चल रहा था उस वक्त। ठीक है, तो अब इसमें नतीजा क्या हुआ था कि बहुत सारों को जो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, और जो सेकंड वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने नायब वज़ीर आज़म प्लस होम मिनिस्टर थे। तो इन लोगों की कोशिशों काविशों का नतीजा ये हुआ था कि तकरीबन रियासतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन कुछ एक ऐसी रियासतें थीं जिनको भारत में शामिल करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आखिरकार वो भारत का हिस्सा तो बन गई, लेकिन वो उसके पीछे वो क्या हालात रहे, किस तरह के सिचुएशन रही, और उनको किस तरह से भारत में शामिल किया गया, इसकी मालूमात हमारे इस लेसन में दी गई है। तो हमने जूनागढ़ तो देख लिए। अब आज हमारी बारी आती है सेकंड वाला जो इम्पोर्टेंट एक स्टेट थी, वो थी हैदराबाद। अब इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जैसा जूनागढ़ का मसला था वैसे ही यहाँ पर भी था। तो अब ये हैदराबाद में क्या था, वहाँ वो लोग कहाँ शामिल होना चाहते थे या आज़ाद रहना चाहते थे, उसके पीछे की क्या क्या हिस्ट्री थी, वहाँ पर कौन से किरदार अहम थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, और जो दिया गया है उस नॉलेज से हमको थोड़ा सा पीछे से होते हुए जाना है। यानी हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो तो बहुत शॉर्टली दिया गया है, लेकिन हमको उसके पीछे के पूरा बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा देखना है, शॉर्टली ही क्यों ना हो लेकिन देखना है, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो ये तमाम जो हालात, ये सब चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो कैसा था, बहमनी सल्तनत जो हमने 11th में भी देखा था, तो बहमनी सल्तनत के जो बानी थे उनके बारे में आपको पता ही है, उनको क्या कहा जाता था, हसन गंगोही। ठीक है, ये फाउंडर थे बहमनी किंगडम की। अब बहमनी जो सल्तनत थी उसका कैसा था, उसकी थी 5 शाखें। ठीक है, याद है कितनी थी, 5 शाखें। देखिए उसमें अहमदनगर की निज़ाम शाही, आदिल शाही, इमाद शाही, बीदर की जो है बरीद शाही, और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ठीक है, तो ये आ रहा है, देखिए हालात, यानी कि कैसे थे पहले, कैसा था ये जो इलाक़ा था, जो हैदराबाद यानी कि गोलकुंडा आएगा, तो ये कहाँ पर आएगा, कुतुब शाही में। और ये किसके ज़ेर असर था, ये इलाक़ा मुग़लों के ज़ेर असर था, पहले उनके था। तो अब ये यहाँ पर जो था, ये जो गोलकुंडा की कुतुब शाही थी, वहाँ पर जो पहले निज़ाम थे उनका नाम था, ये कुतुब शाही जो रहा है, तो उसके पहले निज़ाम का नाम था निज़ामुल मुल्क। उनको आसिफ जाबी मुल्क आसिफ जाबी कहा जाता है, और मुग़लों ने उनको खिताब दिया था निज़ामुल मुल्क। उनका ओरिजिनल नाम था क़मरुद्दीन। याद रखिए, इम्पॉर्टेंट में से है, ऑब्जेक्टिव्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप लोगों को ये सवाल आ सकता है आगे फ्यूचर में भी, तो ये एक जहन में ये चीज़ें रखते चलिए आप लोग।
तो यहाँ पर जो था हैदराबाद का जो पहला निज़ाम था, उनका नाम याद रखो आप लोग, क़मरुद्दीन था, लेकिन उनको मुग़लों ने ख़िताब दिया था निज़ामुल मुल्क, और वहीं से ये निज़ामों का सिलसिला चला है। ठीक है, तो ये जो थे इन्होंने यहाँ पर हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए निज़ामुल मुल्क ने बहुत सारे काम किए थे। नतीजा ये हुआ था कि वहाँ की तिजारत वग़ैरह में काफ़ी तरक्की हुई थी, और यहाँ तक के हो चुकी थी वहाँ की कि हैदराबाद में यानी कि पैसे की दौलत के एतबार से बहुत रिच था। ठीक है, वहाँ के निज़ाम जो थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे अमीर कबीर में शुमार होते थे दुनिया के, और साथ ही साथ उनके पास इतना पैसा, इतनी ज़्यादा उनकी तिजारत की तरक्की थी कि दौलत की फरावानी थी। ठीक है, उनकी अपनी अलहदा से फ़ौज थी, अपनी अलग से करेंसी हुआ करती थी हैदराबाद की। देखिए इस तरह के उस दौर के सिक्के थे। ये भारत में रहते हुए भी एक मानो जैसे एक छोटा सा एक अपना अलग से मुल्क था। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, ये एकदम रिच था। यहाँ के निज़ामों ने किया भी है वैसा काम। तो नतीजा ये हुआ था कि वहाँ की तिजारत वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें ना तरक्की हुई थी। ये एक अमीर रियासत थी, वहाँ के निज़ाम भी दुनिया के अमीर कबीर लोगों में शुमार होते थे। ठीक है, तो इस तरह इनकी अपनी अलहदा से करेंसी थी, इनका अपना ख़जाना था, इनका पैसा था। देखो उनके ऊपर क्या लिखा वाला है, ये जो भी है दिए वाले हैं, तो इनके जो हैदराबाद का जो निज़ामों के नाम हुआ करते थे वो इनके नोट पर होते थे, और इनकी अपनी अलग से फ़ौज भी थी। तो अब ये हालात रहेंगे तो ख़ुद सोचिए कि कैसा रहा होगा हैदराबाद का। अभी भी आज देखते हैं शाही होता है हैदराबाद का जो भी है, तो जैसे ही हैदराबाद का नाम आता है तो हमारे तसव्वुर में एक शाही बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हालात रहे हैं, इस तरह का था। अब यहाँ ये होता है कि ये मुग़लों के ज़ेर असर तो था, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर होती है अंग्रेज़ों की आमद। हर जगह अंग्रेज़ पहुँचे हैं। वैसे ही 1798 में हैदराबाद में अंग्रेज़ों की एंट्री होती है। ठीक है, और जो एंट्री हुई है इनकी यहाँ पर, तो वो भी एक बहुत एक ख़तरनाक मुआहदे के तहत हुई है। वो मुआहदा बहुत ख़तरनाक था, लेकिन उसको समझा नहीं गया। अब जैसे कि ये जो थे जिसने ये मुआहदा रखा था वो थे लॉर्ड विल्ज़ी, और वो मुआहदे का नाम था सब्सिडियरी अलायंस। और इसमें क्या था पता है आपको, इसमें ये चीज़ थी कि जो भी कुछ रियासत के कैसा था, अब उस वक्त ना बहुत सारी रियासतें थी आस पास आजू बाजू, उनके जो राजा नवाब जो भी कुछ हुआ करते थे, इनके आपस में हमेशा कुछ ना कुछ कशीदगियाँ चलती थी, झगड़े होते थे, जंग होते थे। तब यहाँ पर इस मुआहदे में ये रखा गया कि अगर आपका किसी के साथ भी कुछ मसला होता है तो आप किसी और दूसरी रियासत से मुआहदा करके वो दूसरे वाले से लड़ेंगे नहीं, और जो भी कुछ होंगे वहाँ पर ऐसे हालात अगर कशीदगियाँ आती है तो इस मुआहदे के तहत ये रहेगा कि ये यहाँ का जो भी सिचुएशन है वो हैंडल कौन करेगी, अंग्रेज़ फ़ौज। ठीक है, और ये जो हैंडल करेगी, ये अंग्रेज़ फ़ौज जो काम करेगी, तो उसके बदले में यहाँ पर यानी कि जो भी इस मुआहदे को कबूल करेगा, वो कबूल करने वाले क्या करेंगे, वो अंग्रेज़ फ़ौज का जो है पूरा उनका ख्याल रखेंगे, उनके अखराजात उठाएंगे वग़ैरह। समझ रहे हो आप कैसा था ये जो मुआहदा हुआ था, ये याद रखो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, MPSC UPSC के हिसाब से भी है कि ये सब्सिडियरी अलायंस जो था ये किसने पेश किया, तो लॉर्ड विल्ज़ी ने पेश किया। और इस मुआहदे के तहत ये रखा गया कि कोई भी स्टेट एक दूसरे से मुआहदा नहीं करेगी, एक दूसरे से इत्तेहाद नहीं करेगी। अगर किसी दूसरे स्टेट से कुछ होता है प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम या जो भी जंग होती है तो ये कौन करेगा, ये सब कुछ हैंडल अंग्रेज़ फ़ौज करेगी। और इसके बदले में क्या करना होगा कि वो जो अंग्रेज़ फ़ौज रहेगी उसका पूरा अखराजात, उसका पूरा ख्याल रखने का काम जिसने भी ये मुआहदा किया है उसे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस मुआहदे के तहत इनडायरेक्टली कौन आ जा रहे हैं, फ़ौज आ जा रही है उस इलाके में। और जब फ़ौज आ जाएगी तो सोचिए कि उससे क्या होगा कि वो इलाका जो है वो अंग्रेज़ों के ज़ेर इख्तिदार चला ही जाएगा तकरीबन। तो ये वाला जो मुआहदा था जब ये इस तरह का लाया गया था, तो ये सबसे पहले जिसने ये मुआहदा कबूल किया वो कौन सी स्टेट थी पता है, वो थी हैदराबाद। याद रखिए ये वाला भी। ठीक है, कि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने इस मुआहदे को कबूल कर लिया, वो अंग्रेज़ों के वफ़ादार हो गए। ठीक है,
इस तरह से ये हालात रहे, ये समझ रहे आप। इस तरह से बहमनी सल्तनत थी, बहमनी सल्तनत की 5 शाखों में से एक थी गोलकुंडा। गोलकुंडा के जो निज़ाम थे वो मुग़लों के ही ज़ेर असर थे। आगे जाकर 1798 में अंग्रेज़ आ गए, और अंग्रेज़ आने के बाद इस तरह से उनके साथ मुआहदा हुआ और वो लोग निज़ाम वहाँ के अंग्रेज़ों के वफ़ादार हो गए। और सेकंड चीज़ एक ये भी याद रखिए कि ये जो हैदराबाद स्टेट थी वो कैसी थी, एक अपने आप में एक छोटा सा एक अमीर कबीर मुल्क थी, ठीक है। तो अब ये सब जो कुछ हालात थे, तो इसका नतीजा क्या हुआ, जब 1947 में जो रखा गया था इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसमें जो चीज़ रखी गई थी कि आप इधर जाओ या फिर इधर जाओ या फिर आज़ाद रहो, तो सोचो ये हालात को देखते हुए जो हमने पिछली पूरा ये जो देखा है, तो ये सब देखने के बाद हमको क्या समझ में आएगा कि ऐसा जो खुद से एक छोटा सा मुल्क है वो इतना अमीर है, तो क्या वो किसी के ज़रिए असर जाना चाहेगा? नहीं, बल्कि उसका क्या था, उसने क्या कर दिया, आज़ादी की मांग, ना मुझे इधर जाना है ना उधर जाना है, मैं आज़ाद रहूँगा। अब यहाँ से आता है ये मतलब जो कुछ भी हम देख रहे तो इसमें का टर्निंग पॉइंट, यानी 1947 मुल्क आज़ाद हो रहा है, और वहीं पर ये जो हैदराबाद स्टेट है इसने भी अपनी अलहदा से आज़ादी की मांग कर दी। लेकिन ये क्या मांग कबूल की गई, और ये किस तरह से किसने की, फिर उसके बाद के क्या हालात रहे, और किस तरह से फिर जो हैदराबाद है वो भारत में शामिल हुआ, तो ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जो कुछ आज समझाया गया है उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, तो इससे क्या होगा कि हम जो नेक्स्ट जब आपको पढ़ाएंगे तो वो सब चीज़ें और अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, अगर जो कुछ भी आपको समझाया गया है उसमें से अगर आपको 1% भी अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ 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 नमाज और कुरान को अपना बेहतरीन बेस्ट फ्रेंड बनाइए, सबके लिए दुआएं कीजिए, और एनिमल्स और हर उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।